नमस्कार दोस्तों, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स की सीरीज के इस 5वें वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक हमने अरस्तु, आर्किमिडीज, बुरीदान, गैलीलियो और केपलर की कहानी सुनी। हमने ये भी देखा कि कैसे भारत में गणित का विकास हुआ और अरब होते हुए यूरोप तक पहुंचा। इस वीडियो में हम न्यूटन की कहानी और उनके योगदान को समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। न्यूटन ने सिर्फ गति के नियमों की खोज नहीं की, बल्कि उन्होंने इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड को समझने के लिए एक संपूर्ण गणितीय ढांचा भी बनाया। साल 1665 की बात है, जब प्लेग की वजह से कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय बंद हो गया था। तब 23 साल के न्यूटन अपने गांव वुल्सथॉर्प के फार्म पर वापस आ गए। इसी एकांत के समय में उनके दिमाग में एक के बाद एक क्रांतिकारी विचार आए। कल्पना कीजिए, 23 साल का एक युवा गांव में अकेला बैठा है, जिसका प्रतिभाशाली दिमाग अब शैक्षणिक परेशानियों से पूरी तरह आजाद है। उन्हीं 18 महीनों में उन्होंने कैलकुलस का आविष्कार किया, गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की और गति के नियमों को भी विकसित किया। उन्होंने प्रकाश पर भी कई महत्वपूर्ण प्रयोग किए। सालों बाद न्यूटन ने खुद इस समय को अपना एनस मिराबिलिस यानी चमत्कारी साल कहा। उन्होंने लिखा, उन दिनों मैं आविष्कार के लिए अपनी उम्र के चरम पर था और उसके बाद मैंने कभी भी गणित और दर्शन पर इतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा, अगर गुरुत्वाकर्षण दूरी के वर्ग के साथ कम होता है तो चांद को खींचने वाला बल पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण से लगभग 3600 गुना कम होना चाहिए। फिर न्यूटन ने अपनी कक्षा में चांद के त्वरण की गणना की और उसकी तुलना पृथ्वी पर गिरती हुई चीजों के त्वरण से की। दोनों के परिणाम एकदम सही थे। यही वो बल था जो वस्तुओं को नीचे गिराता था और यही वो बल था जो चांद को उसकी कक्षा में रखता था। इससे यह साबित हो गया कि गुरुत्वाकर्षण वास्तव में सार्वभौमिक है। 1687 में न्यूटन ने अपनी महान किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका लिखी, जिसने गणितीय भौतिकी को जन्म दिया। हालांकि ये किताब उनके नए खोजे गए कैलकुलस की जगह ज्यामितीय भाषा में लिखी गई थी, फिर भी इसने गणितीय सटीकता का एक नया स्तर दिखाया। इस किताब में गति के 3 नियम दिए गए हैं जो आज हमें बहुत सरल लगते हैं, लेकिन उस समय वे एक क्रांतिकारी सोच थे। पहला नियम था जड़ता का सिद्धांत। प्रत्येक पिंड अपनी विराम अवस्था में रहता है या एक सीधी रेखा में समान गति से चलता रहता है जब तक कि उस पर कोई बल लगाकर उसकी स्थिति को बदलने के लिए मजबूर न करे। यह नियम अरस्तु के भौतिकी के सीधे खिलाफ था। दूसरा नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है और ये परिवर्तन उसी सीधी रेखा में होता है जिस दिशा में बल लगाया जाता है। इसे हम फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन के रूप में जानते हैं। ये आसान सा समीकरण बल को उसके प्रभावों के आधार पर परिभाषित करता है। तीसरा नियम, हर क्रिया के लिए हमेशा एक बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। इस नियम ने बताया कि बल हमेशा जोड़ों में काम करते हैं। जब आप किसी दीवार को धक्का देते हैं तो दीवार भी आपको उतनी ही ताकत से वापस धक्का देती है। जब न्यूटन अपनी कैम्ब्रिज की प्रयोगशाला में प्रिंसिपिया लिखने के विशाल काम में लगे हुए थे, उनके दोस्त एडमंड हैली लगातार उन्हें प्रोत्साहित करते रहे, क्योंकि वे जानते थे कि न्यूटन के पास ब्रह्मांड को समझने की कुंजी है। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत ने एक अद्भुत भविष्यवाणी की। उनके दोस्त एडमंड हैली ने 1682 में देखे गए एक धूमकेतु की कक्षा की गणना करने के लिए न्यूटन के नियमों का उपयोग किया। अगर न्यूटन सही थे तो वो धूमकेतु 1758 में वापस आना चाहिए था। हैली अपनी भविष्यवाणी को सच होते देखने से पहले ही मर गए, लेकिन 1758 के क्रिसमस के दिन वो धूमकेतु ठीक उसी समय आकाश में दिखाई दिया, जैसा कि न्यूटन के सिद्धांत ने भविष्यवाणी की थी। इस घटना ने साबित कर दिया कि गणितीय भौतिकी में भविष्य को भी जानने की अविश्वसनीय शक्ति है। जब हैली का धूमकेतु बिल्कुल सही समय पर लौटा, न्यूटन के नियमों ने सौर मंडल में प्रवेश कर लिया था। न्यूटन के नियमों ने वास्तव में सौर मंडल को समझने में मदद की। खगोल शास्त्री अब ग्रहों की गति की सटीक भविष्यवाणी कर सकते थे। उन्होंने पाया कि यूरेनस ग्रह अपनी अपेक्षित कक्षा से थोड़ा भटक रहा था। न्यूटन के नियमों का उपयोग करके उन्होंने अनुमान लगाया कि एक और ग्रह होना चाहिए जिसका गुरुत्वाकर्षण यूरेनस को खींच रहा है। उन्होंने गणना की कि वो ग्रह कहाँ होना चाहिए, और जब उन्होंने अपनी दूरबीनों को उस दिशा में घुमाया तो वहां नेपच्यून था। एक पूरे ग्रह की खोज केवल गणित के आधार पर। ये न्यूटन के सिद्धांत की अद्भुत शक्ति को दर्शाता है। लेकिन हर महान सिद्धांत की तरह न्यूटन के सिद्धांत की भी कुछ सीमाएं थीं। न्यूटन ने मान लिया था कि समय सबके लिए एक जैसा बहता है, चाहे आप पृथ्वी पर हों या किसी रॉकेट में। उन्होंने ये भी मान लिया था कि स्थान एक निश्चित अपरिवर्तनीय चीज है। लेकिन अगर ये मान्यताएं गलत हों तो क्या होगा? और एक और गहरा सवाल था, गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है? अगर सूर्य अचानक गायब हो जाए तो क्या पृथ्वी तुरंत अपनी कक्षा छोड़ देगी या कुछ देरी होगी? न्यूटन का सिद्धांत कहता था कि गुरुत्वाकर्षण तुरंत काम करता है, लेकिन हम जानते हैं कि प्रकाश की एक सीमित गति है। तो क्या गुरुत्वाकर्षण प्रकाश से तेज यात्रा करता है? लेकिन यह न्यूटन की असफलता नहीं थी, ये विज्ञान की प्रगति का स्वाभाविक हिस्सा है। न्यूटन के सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण हैं और हम उन्हें हर दिन इस्तेमाल करते हैं। वे केवल बहुत ही चरम परिस्थितियों में बहुत तेज गति पर या बहुत मजबूत गुरुत्वाकर्षण में विफल होते हैं। आयलर ने न्यूटन के मूलभूत सिद्धांतों जैसे कि फोर्स इक्वल्स मास इनटू एक्सेलरेशन को आधार बनाया। उन्होंने न्यूटन के नियमों को कणों से आगे बढ़ाकर बड़े और घूर्णन करने वाले पिंडों पर लागू किया, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में समझेंगे।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।